सर रजिस्ट्री वाले बोल रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर को नाम से पार्टी नहीं बना सकते, आप पीएमओ को पार्टी बनाइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। वो व्यक्ति ने मुझे यहाँ तक हाथ जोड़ के बोला कि अगर समझो कोर्ट ने पूछा तो आप मेरा नाम नहीं बताना, आप कह देना कि आपने आपके मन से पार्टी बनाया। तो वो भी सेक्शन 153 एक इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक गुनाह है, तो उसके लिए एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। उस स्पीच को करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके नरेंद्र भाई मोदी को 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन कर। तो जो भी व्यक्ति थे ऑब्जेक्शन ले रहे थे, उनको मैंने बोला कि अगर आप नहीं ऐड नहीं करोगे तो मुझे आपके खिलाफ पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तब उन्होंने सब्जेक्ट टू ऑफिस ऑब्जेक्शन करके ये पिटीशन लिस्टिंग कराई और ये मैंने 15 अप्रैल को फाइल की थी। आज देखो 26 अप्रैल है। नॉर्मली दिल्ली हाईकोर्ट में अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो उस इमीडिएटली नेक्स्ट डे हियरिंग को लग जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका खौफ, इनका डर पूरे भारत देश में हर व्यक्ति पे इस तरीके से बना हुआ है कि लोग डरते हैं। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आज हमारे साथ हैं आनंद जोंधले, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। जोंधले साहब नमस्कार। तो आनंद जोंधले जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, आपको बता दूं कि जोंधले साहब वो व्यक्ति हैं, वो लॉयर हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल इस वक्त करने की हिम्मत की है। हेट स्पीच, जो कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। आज दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है, आप सब जानते हैं। तो हमारे जो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो बांसवाड़ा में स्पीच दी, जिसको लेकर के इस वक्त पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर जो बातें कही, वो कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल और एक बड़ा तबका इंटेलेक्चुअल्स का उस पर घोर आपत्ति दर्ज करा चुका है। देश भर में उस पर कार्रवाई करने की मांग उठी है। इलेक्शन कमीशन को पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सीपीआई ने, सीपीआई-एमएल ने और 20,000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आपत्तिजनक बातें कही, जिसको हेट स्पीच की कैटेगरी में साफ साफ रखा जा सकता है, जो बातें उन्होंने कही कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, घुसपैठियों को, मुसलमानों को नाम लेकर, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मतलब ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। उनको नोटिस इलेक्शन कमीशन ने सर्व किया है, हालांकि सीधे ना करके थोड़ा इलेक्शन कमीशन ने पतली गली वाला रास्ता लेके उसको पार्टियों के अध्यक्ष को भेजा है। लेकिन तो जोंधले साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने इसमें सबसे पहले 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी पीलीभीत की, वहां से शुरू करके उस पर उनको आपत्ति थी, तो उन्होंने चुनाव आयोग को पहले अपनी पिटीशन दी। चुनाव आयोग ने जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वो याचिका दायर की, जो कि लिस्ट हो चुकी है। अब उस पर सोमवार को सुनवाई की बात हो रही है। तो हम जरा समझते हैं इस पूरी प्रोसेस में, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है देश के लिए, क्योंकि जोंधे साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उनसे ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे तत्व उनको लगे जिससे उनको लगता है कि उनका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ, कौन से ऐसे वायलेशन हुए जिसने उनको ये पिटीशन बनाने पे मजबूर किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से रोका जाता है फ्री स्पीच को, उस प्रक्रिया को, यदि कोई हिम्मत करता है कोई नागरिक कि वो कानून के, संविधान के साथ अवहेलना हो, संविधान का अपमान हो, अनादर हो, कानून तोड़ा जाए, तो उसके खिलाफ यदि कोई खड़े होने की बात करता है तो उसे किस तरह से रोकने की चेष्टा होती है। जब जोंधले साहब ये पिटीशन दाखिल कर रहे थे तो रजिस्ट्री ने उन्हें किस तरीके से डिमोरलाइज किया, किस तरह से मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो आप खुद हम सुनते हैं जोंधले साहब से। तो जोंधले साहब, सबसे पहले मेरा सवाल कि आपने जो ये पिटीशन दाखिल की, अभी उसका क्या स्टेटस है? सर आज वो हियरिंग के लिए थी ऑनरेबल जस्टिस सचिन दत्ता के सामने, लेकिन सचिन दत्ता साहब कोई ट्रिब्यूनल में बैठे हैं और इसलिए वो आज उन्होंने कोई भी केस का हियरिंग नहीं किया और सब मैटर उन्होंने डेट्स दी थी। और हमारे ये मेरे आपने वाले मैटर में उन्होंने कल मंडे की डेट पहले से फिक्स करके रखी थी, तो ये मंडे को हियरिंग को आएगी। तो दत्ता साहब, तो मुझे जोंधले साहब ये बताएं कि जो आपने ये हिम्मत की, तो क्या आपको कोई डर नहीं लगा और किसी तरह का विरोध नहीं हुआ आपका? जो आपने पिटीशन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे लोग डरते हैं, पूरी संस्थाएं
किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने खड़े होने की? सर मैं तो बचपन से कानून में के घर में पैदा हुआ हूँ और मैं कानून की शक्ति में भरोसा करता हूँ। और जो कानून में मुझे सही लगा वो मैंने किया। कोई और कर नहीं पा रहा, जैसा आप बता रहे, कोई करने की इच्छा रखते हुए भी कर नहीं पा रहा है, तो मैं सोचा कि मैं वकील हूँ। और आज के युग में, मोदी जी के युग में मैं भी हूँ यहाँ पे, और मैं आप भी है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग सच के लिए, कानून के लिए लड़े। इसलिए मैंने ये पहल की है। तो आपने जो मुझे फोन पे बताया था, मैं वो जरा जानना चाहूंगा कि जब आपने पिटीशन बनाई और पिटीशन लेकर आप गए, आप तो कानून जानते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बता रहे थे रजिस्ट्री में क्या हुआ आपके साथ? सर रजिस्ट्री वाले बोल रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर को नाम से पार्टी नहीं बना सकते, आप पीएमओ को पार्टी बनाइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो ये मैंने 15 अप्रैल को फाइल की थी। आज देखो 26 अप्रैल है। नॉर्मली दिल्ली हाईकोर्ट में अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो उस इमीडिएटली नेक्स्ट डे हियरिंग को लग जाती है। इसी तरह के मेरे बाकी कई कम से कम 100-150 मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे फाइल हो चुके हैं। ये हफ्ते में 2-3 मैटर मेरे फाइल हो चुके हैं। इसके बाद में सब मैटर जैसे फाइल हो गए, नेक्स्ट डे हियरिंग को लग गई। लेकिन ये पिटीशन को सर उन्होंने इस तरह फेंक दिया था कि कम से कम तो 15 तारीख को फाइल होने के बाद पहले 5-6 दिन तो इसको हाथ ही नहीं लगाया। फिर हमने अभी मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मेरा हमारा ग्रुप है, 25-30 एडवोकेट का साथ में काम करता है। तो हमारे कोई वकील वहां पे गए, तब 5-6 दिन के बाद उन लोग ने उसका डिफेक्ट मार्क किया। फिर डिफेक्ट मार्क करने के बाद वो कहने लगे ओरली मुझे कि आप प्राइम मिनिस्टर को नाम के साथ पार्टी मत करिए, पीएमओ को पार्टी करिए। तो मैंने कहा कि आप राइटिंग में लिख के दो, तो उन्होंने राइटिंग में डिफेक्ट लगा दिए। फिर वो डिफेक्ट मैंने क्लियर करने के लिए मैंने एफिडेविट दिया। ये स्पीच नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, इसलिए मुझे उनको पार्टी करना जरूरी है कि जब मैं कोर्ट में जज के सामने बहस करूंगा तो कोर्ट मुझे कहेगा तो स्पीच तो नरेंद्र भाई ने दी है, आप पीओमओ को क्यों पार्टी बनाया? पीओमओ तो एक सरकारी ऑफिस होता है, उसको वो तो स्पीच देता नहीं है, तो उसको तो मैं पार्टी बना नहीं सकता हूँ। तो जो भी व्यक्ति थे ऑब्जेक्शन ले रहे थे, उनको मैंने बोला कि अगर आप नहीं ऐड नहीं करोगे तो मुझे आपके खिलाफ पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तब उन्होंने सब्जेक्ट टू ऑफिस ऑब्जेक्शन करके ये पिटीशन लिस्टिंग कराई। कल शाम को मैं 6-7 बजे तक रजिस्टर में बैठा, तब वो पिटीशन उन्होंने लिस्टिंग कराई। क्या आप ये खुलासा करने में कंफर्टेबल हैं कि कौन लोग थे वो, और क्या क्यों उनका ये मकसद था कि आपको इस तरह से मिसलीड करें या इन्फ्लुएंस करें? सर मैं तो अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका खौफ, इनका डर पूरे भारत देश में हर व्यक्ति पे इस तरीके से बना हुआ है कि लोग डरते हैं। वो व्यक्ति ने मुझे यहाँ तक हाथ जोड़ के बोला कि अगर समझो कोर्ट ने पूछा तो आप मेरा नाम नहीं बताना, आप कह देना कि आपने आपके मन से पार्टी बनाया और मैंने आपको रईस ने नहीं बनाया, रईस ने कोई मदद नहीं की, ये नहीं की। मैंने कहा भाई तेरा आपका कोई मतलब ही नहीं है, मैं उनके खिलाफ पिटीशन फाइल किया है, ये सीधा जज के सामने जाना चाहिए। रजिस्ट्री को कोई हक नहीं बनता है कि आप जुडिशियल डिसीजन रजिस्ट्री में दे दे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैं उनको पार्टी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। नहीं, तो आप तो इतने 1996 से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्या इस तरह का पहले भी कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि जहां रजिस्ट्री आपको ये इन्फ्लुएंस करे या नहीं नहीं सर, अभी अभी मेरे 30 साल के करियर में ये पहली बार हुआ कि जब रजिस्ट्री ने मुझे मना किया किसी व्यक्ति को नाम से पार्टी बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों? मतलब आप पिटीशन में आपने मुझे बताया था कि आपने पहला रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया है चुनाव आयोग, ठीक है, यस। और आपने रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया है नरेंद्र मोदी जी को। तो ये तो जी। पिटिशनर का राइट है ना? क्या मतलब जो सामान्य लोग हैं जो अदालत की मैं प्रक्रिया से परिचित मैं नहीं है? उनके खिलाफ अगर कुछ ऑर्डर मांग रहा हूँ तो एक रीट पिटीशन का नॉर्मल रूल होता है कि आप जिसके खिलाफ कुछ ऑर्डर मांग रहे हैं तो उसको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। तो मैं नाम के साथ उनको पार्टी बना रहा था, लेकिन पता नहीं अभी लोगों में क्षोभ है, वो भी एक इंसान है, तो उनको कुछ डर लगा होगा, तो उन्होंने बहुत कोशिश की वो नाम हटाने की। लेकिन जब मैं वहां लगातार पिछले 2 दिन, आज जो फ्राइडे, बुधवार और गुरुवार, तो पूरा दिन मैं रजिस्टर में बैठा रहा। कई जगह धक्के खाए, कम से कम 3-3 घंटा मुझे चलना पड़ा। 1 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 1.5-1.5 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक हाई रजिस्ट्रार कोर्ट, का ऑफिस हाई दूसरे कोर्ट के डिपार्टमेंट कंपाउंड, रजिस्ट्रार। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली हाईकोर्ट। हाई कोर्ट के कंपाउंड। दिल्ली हाईकोर्ट में। हाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पहले माले से 3 माला, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग। 2 दिन लगातार मैं वहां बैठा रहा। तब उन्होंने सब्जेक्ट टू ऑफिस कंफर्मेशन ऐसा करके वो लिस्टिंग करा।
तो उनका क्या स्वार्थ है उसमें? मतलब मैं अभी भी ये बात मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो ऐसा डर नहीं रहे है। थे कि वो डर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को नाम से आप पार्टी कैसे बना सकते हैं। नहीं नहीं, पर आपने तो प्रधानमंत्री को नहीं बनाया ना पार्टी, आपने तो नरेंद्र मोदी जी को बनाया होगा ना। तो वो कह रहे थे कि वही प्राइम मिनिस्टर है, उनको आप जो व्यक्ति पंतप्रधान के पोस्ट पे होता है उसको आप पार्टी नहीं बना सकते, ऐसा उनका कहना था। ऐसा कोई नियम है क्या? मतलब ये सामान्य लोगों की जानकारी के लिए मैं पूछ रहा सर एक देखो, लॉ इज व्हाट कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस में होता है वही लॉ में होता है। अगर भाषण उन्होंने दिया है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई उन्हीं पे होगी, और उन्हीं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी, तो मुझे उनको पार्टी बनाना जरूरी है। अभी जैसा कि मैंने देखा, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी अध्यक्ष को नोटिस निकाला है, वो भी सरासर गलत है। जो जिसने गुनाह किया, जिसने स्पीच दी, उसी को उनको ये करना चाहिए। अभी वो नड्डा साहब तो नहीं गए थे पीलीभीत में या राजस्थान में, उनको नोटिस निकालना एक सरासर गलत है। जिसने गुनाह किया उसी को आपको, जैसा आपने रंजीत सुरजेवाला को डायरेक्ट अपने एक्शन लिया, उसको 48 घंटा उनको घर पे बिठा दिया, तभी तो तुमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस नहीं निकाली। तो ये जो रवैया है इलेक्शन कमीशन का, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा तो इलेक्शन कमीशन नरेंद्र भाई मोदी से डरा हुआ है। हूँ। हाँ नहीं, वो तो पूरे देश में इसको लेकर बहस चली रही है, और जो चीजें उनकी स्वतंत्रता स्वायत्तता, ये जो शब्द हम सुनते हैं आयोग के बारे में, हम्म। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, जब ये चयन हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा चुनाव आयुक्त ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि वो डरे नहीं, वो निष्पक्षता से काम करे। अगर उसे, मतलब ये वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट के, कि यदि उसे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी पड़े, कोई बात कहनी पड़े, तो उसके अंदर इतना साहस, इतनी उसको संविधान ने जो ताकत दी है, उसे उसका ज्ञान होना चाहिए कि संविधान ने उसको क्या दायित्व दिया है, क्या जिम्मेदारी दी है। तो उन्हें जो ताकत मिल रही है वो देश के संविधान से मिल रही है। 140 करोड़ लोगों का भरोसा है कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, तभी तो इस देश में लोकतंत्र की बात रहेगी। तो आपकी पिटीशन के मैटर पे आते हैं, ये बड़ा अपने आप में शर्मनाक है, और मतलब ये मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को, दिल्ली हाई कोर्ट के मनमोहन साहब जो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो, और चंद्रचूड़ जी को, या जो भी कोर्ट की रजिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उनको ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि यदि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज करने में इस तरह की ऑब्स्टेकल आ सकती है कि उस पर दबाव डाला जाए कि इसको हटा दो, इसको लगा दो, तो ये उनके संज्ञान में आना चाहिए। आप कोई ऐसी बात सोच रहे हैं? सर ये पिटीशन का जब हियरिंग खत्म हो जाएगा, इसके बाद में मैं दोनों चीफ जस्टिस को, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात बाय राइटिंग में जमा करूंगा। तो उनकी आपत्ति एक बार मैं फिर चाहूंगा, आपने तो मुझे वो कागज भी भेजा जिसमें उन्होंने बोला डिफेक्ट के बारे में, मतलब पीएमओ कैसे हो सकता था? पीएमओ का क्या लेना, पीएमओ थोड़ी वहां चुनाव लड़ने गया है। वो क्या चाह रहे थे एग्जैक्टली? वो चाहते थे कि मैं प्राइम नरेंद्र मोदी जी को पार्टी नहीं बनाते हुए पीएमओ को पार्टी बनाऊं। तो मैंने उसी लिए मैंने पैराग्राफ नंबर 17 मेरे पिटीशन में, आप पढ़िए, मैंने उसमें लिखा है कि ये स्पीच नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, ये स्पीच वायलेटिव है, ये हेट्रेड भरी हुई स्पीच है, और मैं उनके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर मांग रहा हूँ कि कोर्ट उनको डायरेक्शन दे कि आज के बाद कोई भी स्पीच में वो कोई भगवान का या प्रार्थना स्थल का नाम न ले। ऐसा मैं डायरेक्शन प्रेयर क्लॉज 3 में मांगा हुआ है। अगर मैं उनके खिलाफ ऑर्डर मांग रहा हूँ तो कानून कहता है कि जिसके खिलाफ आप ऑर्डर मांग रहे हो उसको आपको पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में ही जरा इज अ हमें नेसेसरी बताइए। पार्टी। जी जी, संक्षेप में जोंधले साहब जरा हमें बताइए कि आपकी पिटीशन का सारांश क्या है? कौन से ऐसी चीज, या कौन से ऐसे कानून, या कौन सी ऐसी चीज इसमें वायलेट हुई है जिसने आपको प्रोवोक किया, जिसने आपको इंस्टिगेट किया कि आप इस रिलीफ के लिए जाएं? और रिलीफ क्या है आपकी, आप क्या प्रेयर है आपकी? आप पीलीभीत का अगर भाषण देखेंगे आराम से, तो नरेंद्र भाई मोदी ने एकदम आराम से कहा है कि मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने वो करतारपुर कॉरिडोर बनाया, मैंने लंगर में जो मटेरियल यूज होता है उसका जीएसटी हटाया, मैंने सिख के भगवान के जो धर्म ग्रंथ है मैंने अफगानिस्तान से लाए। और हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था, और वो इलेक्शन रैली में गए थे, वहां पे उनके कैंडिडेट स्टेज पे थे और उन्होंने उनके लिए वोट भी मांगे गए। तो जब वोट मांगने गए हो तो तुमको इस तरीके से भगवानों का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने इतना अच्छा काम किया था आप उसके मुताबिक वोट मांगिए, आपने भगवानों का नाम लेके वोट मांगा।
और इतना ही नहीं, उन्होंने वो भाषण में, उस समय के भाषण में कहा था कि उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो मुस्लिम लीग की तरह बिहेव कर रही है, वो मुसलमानों को लांगुल चालूम कर रही है। तो इसका मतलब जो वहां पे आए हुए लोग जमा थे, उनको आप प्रोवोक कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। तो वो भी सेक्शन 153 एक इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक गुनाह है, तो उसके लिए एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। तो मेरी दोनों मांगे मांगे यहाँ पे आज भी है, इलेक्शन कमीशन इसमें एफआईआर रजिस्टर करे और जो उनका स्पीच है उसका अभ्यास करे और उस स्पीच को करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके नरेंद्र भाई मोदी को 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन करे, उनको डिस्क्वालीफाई करे। तो ये आपकी जो पूरी याचिका है वो सिर्फ पीलीभीत के भाषण पर आधारित है कि उसमें आपने, मैं तो देख रहा था आपने उसमें लेटेस्ट एफिडेविट भी लगाया है, आपने वो ट्रांसक्रिप्शन भी लगाया है। जब मैंने पिटीशन फाइल की थी तब ये भाषण था नहीं, ये भाषण अभी मेरे ख्याल से 21 तारीख को कुछ आया। जी। तो ये भाषण भी जो मुझे मिला, तो ये भी मैंने मेरे एफिडेविट के साथ में ये वीडियो और इसकी ट्रांसक्रिप्ट मैंने सबमिट की है। और इसमें तो उन्होंने क्लियर कट उन्होंने कहा है कि अगर समझो वो अपोजिशन पार्टी सत्ता में आती है तो वो घर घर में जाएंगे, महिलाओं के गहने, चांदी के गहने, उनके पैसे, सरकारी नौकरों ने जो कमाए हुए पैसे, ये सब इकट्ठा करेंगे और फिर वो मुसलमानों को बांटेंगे। तो ये तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने हिंदू मुसलमान में जोरदार लड़ाई होने का भाषण दिया है। और अगर भविष्य में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स होती है तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, और इसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे। देखिए, राजस्थान की एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बहुत ही ऐसी घटना जो शर्म से सर झुका देती है, सिहरन खड़ी कर देती है, कि वहां एक दर्जी था, हिंदू समुदाय से आता है, उसको दो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने आके उसका गला काट दिया। वो आपको मालूम ही होगा, वो घटना हमारे राजस्थान में ही हुई थी। तो इसी तरीके से तो हेट्रेड फैलाई जाती है। जो उनके शब्द हैं, जो मैं सुन रहा था और पूरे देश ने सुने हैं, सबके सामने हैं, कि मुसलमान जो बाहर से आए हैं, घुसपैठिए हैं, तो एक समुदाय मुसलमान घुसपैठिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला है। और एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। जबकि जो स्पीच हम लोगों ने सुनी है मनमोहन सिंह जी की, वो स्पीच किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, वो अलग फंक्शन था, और उसमें उन्होंने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सबका नाम लेके वो उसमें। वो स्पीच भी मैंने सुनी थी सर। वो स्पीच अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो स्पीच है नेशनल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी देश के नैसर्गिक रिसोर्सेज, जैसे कि ये होते हैं अपने क्या बोलते हैं, जो मिनरल जमीन में वाटर, हाँ, जो मिनरल मिले वाटर, खनिज, खनिज जो होते कोयला और दूसरे तमाम। वाटर, खनिज खनिज, देश के जो हिल होते हैं, जमीन उसकी बात कर रहे थे। वो कभी भी उन्होंने मंगलसूत्र या गोल्ड सिल्वर की या किसी के कमाए हुए पैसे की बात नहीं की, उन्होंने बात की थी नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, ये मोदी जी को बताना चाहिए कि नेशनल रिसोर्स में ये चारों चीजें नहीं आती है, नहीं, ये तो गोल्ड एकदम सिल्वर बिल्कुल आपकी कमाए बात हुए ठीक है, पैसे, आपकी बात सब एकदम उसमें सही नहीं है। आते। तीन 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 इसके पहलू हैं। एक पहलू है फेक न्यूज, ठीक है, जिसके लिए, जिसकी रेगुलेशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा, जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा था, आचार संहिता जिस दिन लागू हुई उस दिन उन्होंने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने, और उसने बताया था कि इस बार हम सिर्फ पीछे बैठ के नहीं देखेंगे, हम बाकायदा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे पूरी प्रक्रिया में। अगर कोई भी उम्मीदवार अगर कोई गलत बात कहेगा संप्रदाय के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, अपने किए हुए कामों को गलत तरीके से बोलेगा, भाई आतिशी मरलीना को चुनाव आयोग ने नोटिस किस बात के लिए दिया? आतिशी मरलीना दिल्ली में एक मंत्री हैं, फिलहाल तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनको नोटिस दिया उन्होंने इस बात के लिए कि उसने ये आरोप लगाया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फोन किया और मुझे डराया धमकाया कि तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, ईडी तुमको गिरफ्तार कर लेगी अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, और अगर तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो हमारे साथ आ जाओ, छोड़ दो। ये उन्होंने आरोप लगाया। तो उस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने तो आपत्ति की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा कि आप अपने आरोप की सेंटिटी, सत्यता के लिए प्रमाण दीजिए, वरना ये गलत उसमें माना जाएगा। ये नोटिस गया ना साहब उनको। जी जी। और सुप्रिया श्रीनेत को, जो कांग्रेस की एक नेत्री है, उन्होंने कंगना रनौत के बारे में एक बात बोली जो कि अभद्र थी, जिसको खुद सुप्रिया श्रीनेत ने भी खेद व्यक्त किया, उनको भी नोटिस सीधे गया।
इसी तरीके से कांग्रेस की एक उम्मीदवार हेमा मालिनी जी, बड़ी देश की प्रख्यात अभिनेत्री है और नेता भी है, सांसद भी है, चुनाव भी लड़ रही है। उनके बारे में सुरजेवाला जी ने एक बात कही, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सीधे उनको नोटिस भेजा। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी की स्पीच के तीन पहलू, एक राजनीतिक पहलू, एक कि वो फैक्ट सही है या गलत है, क्या वाकई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्या कांग्रेस ने वाकई ये बात कही है कि वो उनके घोषणा पत्र में वो फैक्ट है क्या, हमने वो घोषणा पत्र पढ़ा, हमें तो वो फैक्ट नहीं दिखाई दिए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली दो बातों पे चलो फिर भी डिबेट हो सकती है, इंटरप्रिटेशन, लेकिन एक चीज, आप आप एक समुदाय को सीधे सीधे नाम लेके कह रहे हैं घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, और उसको लेकर के बांट दिया जाएगा कानून के दायरे में, जो हमारा आईपीसी की सेक्शन है उसमें। इसके बारे में क्या प्रावधान है जोंधले साहब? सर सेक्शन 153A, ये जो मतलब इंडियन पिनल कोड है, आज नहीं बना हुआ है। ये 18वीं सदी में बना हुआ, ब्रिटिश के जो ये थे मैकमिलन, उन्होंने ये इंडियन पिनल कोड बनाया हुआ है। उस समय का जो सेक्शन है, उस समय उन्होंने एनालिसिस किया था फ्यूचर में क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर हेट्रेड पैदा करता है या उनको प्रोवोक करता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज, तो वो एक दखल पात्र गुना है। उसका एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, उनको अरेस्ट होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसकी ट्रायल होके उनको कन्विक्शन होना चाहिए। कम से कम 3 साल की सजा है उसमें सर। जी, फिर बाद में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बना, उसमें भी सेक्शन 125 में सिमिल सेम प्रोविजन। तो दोनों सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड के मुताबिक मोदी जी ने ये क्लियर कट ऑफेंस किया है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को खुद एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है जोंधले साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद जोंधले साहब, आपने हमें ये जानकारी दी। अब मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शकों का एक स्वाभाविक सवाल होगा, मामला तो अब कोर्ट के सामने है, अगर हाई कोर्ट नहीं करता है तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है क्या? आप कांग्रेस या किसी दूसरे राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं? सर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं हूँ। ओके, तो इसका मतलब आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। और आप दूसरा फिर सवाल जो लोगों का उठता है कि आपने ये पिटीशन पब्लिसिटी के लिए डाली होगी। तो पब्लिसिटी के लिए डालना होता तो मैं अभी तक उधर कोर्ट के बाहर खड़ा रह के सब चैनल वालों को इंटरव्यू देते आता। अभी तक मैंने सर किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है। आप देखिए मीडिया में मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। सबने जो भी न्यूज छापी है वो मेरी पिटीशन की कॉपी एक्सेस करके उसके बेसिस पे उन्होंने न्यूज पब्लिश किया। आपकी जो मैंने ग्राउंड अभी है, तक आपकी ये आपकी मेरा जो पहला ग्राउंड है, इंटरव्यू है सर। जी, आपकी जो ग्राउंड है इस पिटीशन को दाखिल करने की, वो मूल रूप से क्या है? मेरी ग्राउंड यही है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे कंप्लेंट को कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, रिप्लाई भी नहीं दिया और डिसीजन भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन टोटली पीएमओ के अंडर डरा हुआ है। तो उसको वहां से उसका डर खत्म करने के लिए मैंने पिटीशन। तो अभी इसमें आगे आप क्या, अगला कदम आपका रहेगा? सर मैं आर्टिकल 226 में आया हूं हाईकोर्ट के सामने। आर्टिकल 226 ये बहुत ही वाइड सेक्शन है। हाईकोर्ट को बहुत बड़ी पावर दी है आर्टिकल 226 ने। तो कोर्ट मौलिक इसमें जो अधिकार भी की बात कोर्ट आप, करेगा। आपके अभी आपके मैंने मैंने फंडामेंटल राइट की आप बात कर रहे हैं ना, आपके मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना जिम्मेदारी पूरी 226 में? की है। मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं कोर्ट के सामने मामला लेके आया हूँ और आर्टिकल 226 में मैंने फाइल किया है। ना ही ये इलेक्शन पिटीशन है, ना ही ये पीआईएल है। ये आर्टिकल 226 में एक रीट पिटीशन है जिसमें कोर्ट ये मैंडेट करता है कि रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। अगर कोई भी संस्था अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करती है तो हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो संस्था को डायरेक्शन दे, मैंडेट करे कि प्लीज आप ये रूल ऑफ लॉ फॉलो करो। रूल ये कहता है, ये रूल के मुताबिक आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियर कर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म का या प्रार्थना स्थल का नाम अपने भाषण में जब वोट मांगने जाते हैं इलेक्शन रैली में नहीं ले सकते। और मोदी जी तो बार बार इलेक्शन रैली में वोट मांगते समय धर्म का नाम लेते हैं, प्रार्थना स्थल का नाम लेते हैं और उसके बेसिस पे वोट मांगते हैं। ये तो टोटल गुनाह ही है। तो एक बात बताइए जोंधले साहब, आप तो आम व्यक्ति नहीं हैं, आप तो कानून के जानकार हैं, आप तो ऑफिसर ऑफ द लॉ हैं, ठीक है, आप तो कोर्ट के ऑफिसर ऑफ द लॉ हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। इन दिनों जो डिबेट
बेंच मैनेजमेंट को लेके, किस बेंच के सामने कौन सी पिटीशन लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला चल ही रहा है, आप जानते हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री बंद हैं, रोज ये डिबेट इस समय चली रही है कि बेंच भी अलग अलग तरीके से मोटिवेट होती है, पिटीशन किसके सामने लगेगी तो क्या होगा, ये भी मतलब एक ऐसा मुद्दा है जो सब चर्चा करते हैं, आप जानते ही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बोल चुकी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोल चुकी है, और दूसरे भी काफी रिटायर्ड जज भी इस पर चिंता जता चुके हैं। तो आप तो सिस्टम को समझते हो, और अभी ताजा ताजा आपने देखा कि सिस्टम ने आपको किस तरीके से मतलब एक रास्ता दिखाने की कोशिश की, मिसलीड करने की कोशिश की, या जो भी करने की। तो आपको क्या लगता है पिटीशन का क्या हश्र होगा? सर मैं तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 1996 से काम कर रहा हूँ। तो मैं तो इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है, हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और एंड तक लड़ूंगा इसको। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 99% प्रैक्टिसिंग जो एससीबीआई के मेंबर है, दे आर ऑल संविधान प्रेमी है, कॉन्स्टिट्यूशन लवर्स है और सेक्युलर माइंडेड है। वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग मिलजुल कर ये लड़ाई एंड तक लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है मन में कि भाई इतने बड़े कांग्रेस के पास लॉयर हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, और लंबे नाम है, मतलब दूसरे दलों के पास भी इतने बड़े बड़े लोग हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने देखा, चंडीगढ़ मामले में हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पे चंद्रचूड़ जी ने जिस तरीके से फैसले लिए, तो लोगों में एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह की आस्था, निष्ठा सुप्रीम कोर्ट के प्रति जागृत हुई कि नहीं, देश में अभी इंडिपेंडेंट लोगों की बात सुनी जाती है और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि बाकी किसी मुस्लिम समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव ने जिसके ऊपर आघात लगा है, जिसके ऊपर प्रहार हुआ है, या जिसके ऊपर मतलब कहा जाए, ना तो उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन अभी आया, ना याचिका आई, ना ही ये इतने बड़े बड़े जो लॉयर हैं जो दूसरे मामले में तो सामने आते हैं, यहां नहीं आया। सर वो वकील साहब के बारे में तो बताऊंगा नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुस्लिम समुदाय बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। मुस्लिम एडवोकेट्स भी डरे हुए हैं। मेरे कई मुस्लिम साथी एडवोकेट्स हैं, उन्होंने यहाँ तक कि ये मामले में मेरे साथ रहने से इनकार कर, सीधा सीधा इनकार किया कि वो कहते कि हम कोई झमेले में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार ने इतना डरा के रखा है मुसलमानों को। जैसे कि सीएम अभी एनआरसी लाने की भी बात की है और लोग डरे हुए हैं। चाहे उन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि ये वापस अगर ये लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो उनको ये देश से भगाया जाएगा, इसलिए मुस्लिम वकील तक डरे हुए हैं और इसलिए वो लोग मेरे साथ में आए भी नहीं, ना उन्होंने फाइल की। ठीक है जोंधे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को पता चला होगा कि इस देश में कानून की बात करना, संविधान की बात करना, अपने अधिकार की बात करना, एकेडमिक तौर पे किताबों में, सम्मेलनों में, और जो इंटेलेक्चुअल के मंच है उन पे करना तो ठीक है। जब आप हकीकत में उसको जमीन पे लेके आते हैं तो किस तरह की मुश्किलें होती हैं, ये भी आपने सुना आनंद जोंधले जी से। हमारी शुभकामनाएं जोंधले जी, और हम तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे यही कहेंगे कि संविधान, कानून में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, वही प्रक्रिया आपके मामले में फ्री एंड फेयर तरीके से हो, यही हमारी आकांक्षा है। हमारी नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारा आदर है, उनके वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने उनको मत दिया है। हम सिर्फ ये अपेक्षा रखते हैं कि उनको भी जो कानून मुझ पर लागू होता है, जो मेरी एक नागरिक के तौर पे जिम्मेदारियां हैं, या आपकी हैं, या किसी और सामान्य नागरिक की, वही मापदंड, वही कानून के पैमाने, कसौटी उन पर भी लागू। मोदी जी का कोई मेरा व्यक्तिगत कोई भी पर्सनल लिमिट नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ शुड बी अप्लाइड टू इन द कंट्री, टू एवरीवन। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये फ्री एंड फेयर हो, साफ सुथरा हो, इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का या प्रार्थना स्थल का नाम न ले, ना मोदी जी नहीं, नरेंद्र मोदी भाई नहीं, कोई भी व्यक्ति इस इलेक्शन में कोई भी धर्म का या प्रार्थना स्थल का नाम न ले, ये मेरी मन की इच्छा है, इसलिए मैं लड़ाई लड़। तो आप बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ, देखिए हम लगातार उन मुद्दों को, कानून से जुड़े, संविधान से जुड़े, हमारे आपकी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को आपके सामने लाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि ये इंटरव्यू दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है मनमोहन जी, या सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, या दूसरे लोग जो भी जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री और उन सब मुद्दों से जिनके पास उसका दायित्व है, वो अगर ये देख रहे हैं तो ये जरूर देखें कि अगर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को अपनी पिटीशन फाइल करने में
किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। हमारी ये कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और सबसे महत्वपूर्ण अपने कमेंट से हमें जरूर अवगत कराएं। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। धन्यवाद जोंधले जी, हम आपके पास वापस आएंगे जब ये मामला आगे पहुंचेगा, तो हमें बताइएगा कि क्या कुछ हो रहा है, हम दर्शकों को फिर वेलकम वेलकम सर। नमस्कार।